देखिए, जब जब काव्य की चर्चा चलती है तो वहाँ काव्य की विधाओं का विभाजन हमने किसमें किया? महाकाव्य, खंड काव्य, गीत काव्य, मुक्तक, गजल, यही ना? काव्य शास्त्रीय दृष्टिकोण से आपको अपने पेपर नंबर 7 में यही पढ़ना है। अब सवाल इस बात का है हमारे सामने, क्योंकि परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा भारतीय और पाश्चात्य दृष्टि से महाकाव्य की परिभाषा और उसकी विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। तो हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न होता है मौलिक कि आखिर ये महाकाव्य है क्या, है कि नहीं? तो जैसे ही हम महाकाव्य कहते, महा मतलब महती, विस्तृत, बड़ा, दीर्घ, है कि नहीं? तो ऐसे काव्य मतलब कविता, मतलब ऐसा काव्य जो कि बहुत विस्तृत हो। तो जब हम आते हैं भारतीय पाश्चात्य चिंतकों के पास, तो ये करते क्या है कि महाकाव्य की परिभाषा के ऊपर या महाकाव्य के स्वरूप के ऊपर उन्होंने खूब चिंतन किया है, मनन किया है, विचार किया है, और इसके बाद ये कर उसकी क्या विशेषता हो सकती है, उसके क्या तत्व हो सकते हैं, उस पर जो है चर्चा की है, हमें बताई है। तो जब महाकाव्य की चर्चा चलती है तो पाश्चात्य चिंतक जो है महाकाव्य को किस नाम से संबोधित करते हैं? एपिक। जो हिंदी में महाकाव्य कहा जाता है, पश्चिम के विद्वानों द्वारा उसके लिए एपिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। और उनके जो महाकाव्य संबंधी सिद्धांत हैं वो भारतीय काव्य शास्त्र के, जिसको साहित्य शास्त्र कहते हैं, उनके सिद्धांतों से थोड़ा सा भिन्न है। ठीक है? तो ऐसी स्थिति में जब हम आगे चलते हैं तो महाकाव्य शब्द से ही हमें एक बात की व्यंजना होती है कि यह महाकाव्य कहते ही हमारे सामने आता है कि कोई ऐसा काव्य जिसमें जीवन का अत्यंत व्यापक चित्रण। यही ना बेटा? अब जीवन का बहुत ही व्यापक, जीवन का बहुत ही विशद और जीवन का बहुत ही उदात्त मतलब आदर्श, है कि नहीं? उसका चित्रण हो। हमें जो है या महाकाव्यकार को मानवीय मूल्यों की स्थापना करती होती, मनुष्य की जो अनुभूतियां होती हैं वो उसे क्या करता है? उसे स्पष्ट रूप से अपने महाकाव्य में प्रकट करता है। यही बात है। बात और आगे बढ़ती है तो जब संस्कृत साहित्य के आचार्यों के पास जाते हैं तो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र जो है, बार बार इसकी चर्चा आती है, वो क्या? वो हमारे आदि आचार्य। और जो नाट्य शास्त्र वो क्या है? वो भारतीय काव्य शास्त्र या भारतीय साहित्य शास्त्र का कसौटी ग्रंथ है। तो महाकाव्य के ऊपर जो चर्चा आचार्य भामह से शुरू होती है। ठीक है? आचार्य भामह जो है जब महाकाव्य पर विचार करते हैं तो विचार करते हुए वो कहते हैं कि महाकाव्य कैसा होता है? सर्गबद्ध होता है, वह जीवन की महानता का प्रकाशक होता है और उसमें विचार विमर्श, दूत प्रयाण, युद्ध, नायक का अभ्युदय, ये 5 संधियां होते हैं। नायक के कुल, बल, शास्त्र ज्ञान आदि का उत्कर्ष जताकर और किसी के उत्कर्ष के लिए नायक का वध नहीं करना चाहिए। यहाँ रुक जाइए। देखिए, ऐसा है कि जब भी हम कोटेशन कहते हैं तो कोटेशन में क्या होता है? एक अक्षर हम अपनी तरफ से जोड़ नहीं सकते और न उसमें से एक कम कर सकते हैं। तो आचार्य भामह का जो एक संस्कृत का श्लोक है, तो वहां ये कहते हैं कि महाकाव्य में क्या होगा? तो महाकाव्य जो सर्ग में बधा होगा, जिसको आप समझने के लिए अध्याय समझ लीजिए, भाग समझ लीजिए। तो सर्गों में बधा होगा। तो सर्गों की जो संख्या की बात आई तो 8 से लेकर 30 सर्ग की बात हमारे सामने आती है। आगे चर्चा उस पर होगी। और फिर कहते हैं महाकाव्य क्या होता है? तो महाकाव्य जो है किसी महान व्यक्ति के या किसी महान संस्कृति की महानता को हमारे सामने व्यक्त करता है। ठीक है? तो महानता को व्यक्त करने के लिए कहते हैं कि उसमें जो है पात्रों के बीच में क्या होगा? विचार विमर्श होगा। क्योंकि विमर्श अगर नहीं हुआ तो क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो कथा जो आगे की तरफ गति नहीं पाएगी, मतलब आगे नहीं बढ़ेगी। तो विचार विमर्श होना चाहिए। और विचार विमर्श के दौरान कहते हैं
कि क्या करना चाहिए, दूत के द्वारा जो संदेश भेजा जाना और दूत से संदेश प्राप्त करना, विचार विमर्श की प्रक्रिया में वो आएगा, है कि नहीं। जैसे देख लीजिए जो है हनुमान के दूत बन करके रावण के यहाँ, सॉरी राम के दूत बन करके रावण के यहाँ कौन गया था, अंगद गए थे, है कि नहीं। तो दूत जब जाता है तो वहां एक तरीके से संधि का प्रस्ताव होता, महाभारत में आप देख लीजिए। तो दुर्योधन के पास कौन गया था, तो दुर्योधन के पास जब श्री कृष्ण जाते हैं, जब वो कहता है कि वो 5 गांव का प्रस्ताव रखते हैं, तो दुर्योधन कहता है कि नहीं, मैं तो सूचिका मतलब सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। ठीक है, समझने के लिए हुआ है। तो दूत का प्रयाण होना चाहिए। अब इसके बाद अगर समझौता न हो तो क्या होगा, युद्ध होगा। और जब युद्ध होगा, बेटा ध्यान यहाँ पे, जब युद्ध होगा तो युद्ध में तो महाकाव्य की जब बात होती है तो महाकाव्य का जो नायक है उसका अभ्युदय मतलब उसका विकास, उसकी विजय बतानी होती है। ठीक है, क्योंकि अगर नायक की विजय नहीं बताएंगे ऐसी स्थिति में महानता स्थापित नहीं हो पाएगी। आगे चलिए, कहते हैं इस तरीके से ये जो 5 संधियां हैं वो महाकाव्य में आवश्यक है। और नायक का जो कुल मतलब जिस वंश में वो पैदा हुआ है उसका परिचय होना चाहिए, और नायक को शास्त्र ज्ञान कितना है और शास्त्र ज्ञान कितना है इस बात को वो व्यक्त करने वाला हो। तो सब कुछ मिला जुला के भामे हमसे जब कहते हैं तो कहते हैं कि किसी भी स्थिति में भारतीय काव्य शास्त्र ये कहता है कि नायक का वध नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ दरअसल किसी भी घटना को या जीवन को ही हम सुखांत खत्म करते हैं। हमारे जीवन का अंतिम भाग अगर सुख का है वो भारतीय दर्शन, और हमारा जीवन सारे जीवन जो संघर्ष करता चला गया ये पाश्चात्य दृष्टि है, पश्चिम की दृष्टि है। ठीक है, तो आचार्य भामह के बाद जो है आचार्य दंडी जो महाकाव्य के स्वरूप और उसके लक्षणों पर विस्तार से विचार करते हैं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। तो आचार्य दंडी के बाद भोजराज हैं, आचार्य आनंदवर्धन है, आचार्य विश्वनाथ है। इन लोगों ने जो है महाकाव्य के स्वरूप पर विचार किया, और महाकाव्य के स्वरूप पर जब इन लोगों ने विचार किया तो महाकाव्य के स्वरूप पर विचार करते हुए आचार्य भामह के जो सिद्धांत थे कि 5 संधियां होती है। ठीक है, तो कमोवेश मतलब कम और ज्यादा जो है सभी आचार्यों ने पूर्व के जो आचार्य भामह थे उनके सिद्धांतों को लेकर के जो है क्या किया, उसका समाहार किया, मतलब उसको स्वीकार किया। ठीक है, समाहार मतलब क्या होता है, शामिल कर लेना। हम सीधे अब कहाँ चलेंगे, अब सीधे जाए हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। हिंदी के विद्वान उस संदर्भ में क्या कहते हैं, है कि नहीं। तो भारतीय काव्य शास्त्र जो है हिंदी का साहित्य शास्त्र काव्य शास्त्र है। ठीक है, तो जब हिंदी के विद्वानों के पास जाते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के सबसे बड़े समीक्षक हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है जब महाकाव्य के ऊपर विचार करते हैं तो वो कहते हैं कि महाकाव्य में क्या होना चाहिए, तो कहते हैं कि उसमें जो है 4 तत्व हैं। इतिवृत्तांतता होनी चाहिए, विस्तृतता। दूसरी बात ये कहते हैं वस्तु व्यापार का वर्णन, वस्तु मतलब आसपास जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उन घटनाओं का पूरा वर्णन होना चाहिए, क्योंकि अगर पूरा वर्णन नहीं होगा तो अच्छी तरह समझ में भी नहीं आएगा, और बात जो है जब पूरी नहीं कही गई, अधूरी रही, तो ऐसी स्थिति में उसका कोई उत्तर भी नहीं मिलेगा, निष्कर्ष भी नहीं मिलेगा। तीसरी बात वो कहते हैं भाव व्यंजना बहुत जरूरी है, जो आपकी शैली से संबंध रखता है। इसके पहले उस पर जो आपसे बातें हो चुके हैं। चौथी बात ये कहते हैं संवाद योजना के पात्रों के बीच में आपसी क्या होना चाहिए, कथन होना चाहिए, संवाद होना चाहिए, जिससे हम बातचीत करते हैं, है कि नहीं। अब वो संवाद जो है पात्र के अनुकूल होना चाहिए। ठीक है, तो आचार्य शुक्ल ने महाकाव्य के 4 तत्व स्वीकार किए, इतिवृत्त, वस्तु व्यापार वर्णन, भाव व्यंजना और संवाद योजना। ठीक है, अब हिंदी के दूसरे बड़े समीक्षक, दूसरे बड़े आलोचक डॉक्टर नगेंद्र, आधुनिक आलोचना के शिखर पुरुष, तो वो कहते हैं कि महाकाव्य में 5 तत्व स्वीकार किए जाने चाहिए। ठीक है, तो वो कहते हैं उदात्त कथानक,
कि महाकाव्य की जो कथा हो तो वो कैसी हो, उदात्त हो, उच्च हो, विशेष हो, आदर्श हो, है कि नहीं, जो जीवन के मूल्यों को स्थापित करने में समर्थ हो। और कहते हैं कि उदात्त कार्य, जीवन के आदर्श और उच्च कार्य, है कि नहीं। तो कहते हैं कि ऐसी स्थिति में जब उदात्त कथानक होगा और नायक के जो कार्य होंगे वो श्रेष्ठ होंगे, तो बेटा हमारे लिए वो क्या होगा, अनुकरणीय होगा, है कि नहीं, अनुकरण करने के योग्य होगा। तीसरी बात वो कहते हैं उदात्त भाव, कि महाकाव्य का जो भाव है वो भी कैसा, वो भी उच्च होना चाहिए। बड़ी बात है, क्योंकि भाव व्यंजना में जरा से भी न्यूनता आई तो इस बात को आप समझ लीजिएगा कि कथानक की और इसके कार्य की उदात्तता जो है वो क्या होने लगेगी, भ्रष्ट होने लगेगी, न्यून होने लगेगी, कम होने लगेगी। और इसके बाद कह रहे महाकाव्य के लिए जो चौथा तत्व है वो क्या है, कहते हैं उदात्त चरित्र, उच्च चरित्र। क्योंकि हमारे यहाँ सनातन में, भारतीयता में इस बात को आप जान लीजिएगा कि चरित्र की जब भी चर्चा चलती है तो कहते वहां सदाचार की, यम की, नियम की, अनुशासन की चर्चा, मतलब उच्च चरित्र। चरित्र कैसा हो तो चरित्र जो है राम की तरह हो, चरित्र कैसा हो तो चरित्र कृष्ण की तरह हो, जिससे कि हम क्या कर सके, जिससे हम प्रेरणा ले सकें, है कि नहीं। क्योंकि महाकाव्य जो लिखा जा रहा है, जो उदात्त कथानक को लेकर के लिखा जा रहा है, तो कहीं न कहीं से काव्य क्या करता है या साहित्य क्या करता है, हमारे मनोमस्तिष्क को प्रभावित करता है। केवल जो उदात्त भाव मतलब भाव व्यंजना के लिए नहीं, बल्कि हमारे मनोमस्तिष्क को प्रभावित करता है। तो ऐसी स्थिति में जो चरित्र भी हो वो कहते हो वो आदर्श है। और फिर कहते हैं उदात्त शैली, कि महाकाव्यकार जो है जब अपने विषय को उच्च कथानक, उच्च कार्य, उच्च भाव और उच्च चरित्र के साथ जो रखे, तो अगर शैली जरा सी भी प्रस्तुत करने में कमजोर रहे तो सारे के सारे तत्वों, चारों तत्वों की जो उदात्तता है वो क्या हो जाएगी, वो नष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ ये जो शैली पे चर्चा चलती है, इस बात को जान लीजिएगा कि अन्य चारों को गति देने के लिए, अन्य चारों को आगे बढ़ाने के लिए इसकी जो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। फिर आधुनिक आचार्यों में कहा जाते हैं, बाबू गुलाब राय के पास जाते हैं। तो बाबू गुलाब राय ने महाकाव्य को परिभाषित करते हुए, तो परिभाषा जो आती है इन्वर्टेड कामा में होती है, वहां एक शब्द हम बदल नहीं सकते, परिभाषा को हमें क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। और सब पे मैं कितना विस्तृत व्याख्यान दूं, लेकिन जब भी परिभाषा के पास आएंगे तो क्या होगा, हमें पढ़ना पड़ेगा। तो कहते कि महाकाव्य वह विषय प्रधान काव्य है जिसमें अपेक्षाकृत बड़े आकार में जाति में प्रतिष्ठित और लोकप्रिय नायक के उदात्त कार्यों द्वारा जातीय भावनाओं, आदर्शों और आकांक्षाओं का उद्घाटन किया जाता है। बाबू गुलाब राय की जो परिभाषा है वो कहते हैं कि ऐसा महाकाव्य की जब भी चर्चा चलती है, विषय प्रधान, उसमें एक कथानक होगा और उसका आकार कैसा होगा, तो कहते हैं कि अपेक्षाकृत बड़े आकार में, मतलब विस्तृत आकार का होगा, है कि नहीं। क्योंकि अगर विस्तृत आकार न हो, जीवन का संपूर्ण चित्रण नहीं होगा, तो क्या होगा, हम उस चरित्र को पूरा जान नहीं पाएंगे, है कि नहीं। तो ये कहते हैं ऐसी स्थिति में आकार जो कैसा, तो विस्तृत हो। और कहते हैं जाति में प्रतिष्ठित, जाति मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं बेटा, यहाँ जातीय चेतना से बात हो रही है, संस्कृति की बात होती है। हम जाति को जब कास्ट से जोड़ करके आज देखते हैं, लेकिन जब इसके पास जाएंगे तो वो कास्ट मतलब जाति नहीं है, जातीय चेतना, सांस्कृतिक चेतना। अब उसको आप जाति से जोड़ करके देख सकते हैं, किसी एक खास जाति की जातीय चेतना, है कि नहीं। तो जातीय चेतना भारतीय जातीय चेतना, है कि नहीं, भारतीय प्रायद्वीप, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, ये भारतीय प्रायद्वीप है, ठीक है। तो कहते हैं कि ये जातीय चेतना जो हमारे है उसको प्रतिष्ठित करें, और नायक हमारा जो हो वो कैसा हो, कहते वो उदात्त हो,
लोकप्रिय हो, उसके जो कार्य हो वो कैसे, वो उच्च हो, श्रेष्ठ हो। मतलब यहाँ बार बार जब नायक की चर्चा चलती है तो आदर्श की बात हो रही है कि नहीं? क्योंकि अगर उच्च कार्य नहीं होंगे तो हमारे लिए प्रेरणादायक नहीं होंगे। और कहते हैं जो जाति भावनाएं हैं, लोगों की जो सोच है, लोगों की जो दृष्टि है, लोगों के जो भाव हैं, उनके जो आदर्श हैं और उनकी जो आकांक्षा है, इच्छा है, उसका उद्घाटन जो है अगर महाकाव्य करेगा तब तो जातीय चेतना का प्रतिनिधित्व कर पाएगा। और अगर ऐसा नहीं करता है तो क्या होगा, वो लिख करके किताब में वैसे ही पढ़ा रह जाएगा। वो हमारे लिए क्या होगा, हमारे लिए कहीं से भी ये कह लीजिए आदर्श देने की स्थिति में नहीं है होगा। आज आप देख लीजिए महाकाव्य जो रामचरितमानस, महाभारत, यहाँ आप देख लीजिए तो आज कहीं न कहीं ये पढ़ा और पढ़ाया जाता। महाभारत का एक छोटा सा हिस्सा जो है वो क्या है, जो अर्जुन को उपदेश कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने दिया था, वही गीता के रूप में हमारे सामने है, श्रीमद् भगवद गीता। उसका एक छोटा सा पार्ट है। पूरा कथानक जो उसको जानने के लिए कि भाई उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो महाभारत की जो पूरी कथा जो है हमें जाननी होगी, है कि नहीं? तो आगे चलते हैं। तो इस तरीके से जो है अगर बाबू गुलाब राय की परिभाषा के पास जाते हैं तो ये अपने पूर्णता को लेकर के है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल और नगेंद्र की परिभाषाओं का इसने समाहार किया है। ठीक है। अब जो है आधुनिक समीक्षकों के पास जाते हैं तो डॉक्टर भगीरथ मिश्र बड़े समीक्षक हैं। तो ये महाकाव्य संबंधी सारी विचारधाराओं को पाश्चात्य संस्कृत साहित्य के और हिंदी साहित्य के विद्वानों के सारी विचारधाराओं को लेकर के ये क्या करते हैं, उसका संकलन करते हैं। और जब उसका संकलन करते हैं तो इन्होंने जो 4 तत्व स्वीकार किए। ठीक है। ये जो 4 तत्व स्वीकार किए, तो पहला के जो महत्व वृत्त की बात आ रही थी, इन्होंने कहा कि कथानक कैसा हो महाकाव्य का पहला तत्व, तो कहते हैं कि वो महान हो, है कि नहीं? क्योंकि कथानक महान नहीं होगा तो वो चरित्र को आगे लेके नहीं जा पाएगा। तो चरित्र कैसा हो, कहते वो भी महान हो, कथानक भी महान हो, चरित्र भी महान हो। और कहते हैं कि कोई भी कार्य बिना उद्देश्य के नहीं होता, है कि नहीं? तो महाकाव्य के पास जाते तो कहते कि ऐसा है कि इसका जो उद्देश्य हो, इसमें जो संदेश हो, इसमें जो मैसेज हो, वो क्या, वो महान हो। क्योंकि सीधी सी बात है, कोई भी काव्य लिखा जाता है बेटा तो इसी के लिए, संदेश के लिए लिखा जाता है। क्योंकि कोई भी कार्य निरुद्देश्य नहीं होता, है कि नहीं? अगर उससे हमें कोई संदेश मिलता, अरे दादी नानी हमको किस्सा सुनाती थी, तो पूरी कहानी सुनाने के बाद क्या करते थे, ये बताओ इससे क्या सीखा। एसवाई का जब क्वेश्चन पेपर हम बनाते हैं तो उसमें भी यही बात करते हैं कि इसके उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, है कि नहीं? इससे हमें क्या संदेश मिलता है, इससे हमने क्या सीखा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। फिर अगले पे चलते, कहते इसकी शैली कैसी हो तो महान। ठीक है। आगे उस पर जो बहुत सी चर्चा होगी। तो इस तरीके से इस आधार पर जो है महाकाव्य के 4 तत्व या 4 प्रकार माने जाते हैं। इन तत्वों के आधार पर जो है बोले क्या, पहले जो कथा प्रधान महाकाव्य, ऐसा महाकाव्य जिसमें जो मुख्य क्या होगा, कहानी होगी, कथा वस्तु होगी। दूसरा क्या है, चरित्र प्रधान महाकाव्य, जिसमें क्या होगा, चरित्र, उच्च चरित्र की स्थापना होगी। ठीक है। तीसरा क्या हुआ, बोले तीसरे तरह का महाकाव्य हो सकता है भाव प्रधान महाकाव्य, जिसमें क्या होगा, भाव की उदात्तता होगी। इसका मतलब ऐसा नहीं कि नहीं कथानक की उदात्तता नहीं होगी, इसका मतलब ये नहीं चरित्र की उदात्तता नहीं होगी, लेकिन उसमें जो श्रेष्ठ होगा कोई एक विशेष जो प्रकार की बात आती है, 3 तत्वों के आधार पर। फिर चौथा ये कहते हैं अलंकार, जो शैली तत्व कहा गया था, तो यहाँ उसके लिए इन्होंने क्या कह दिया, इन्होंने कहा कि अलंकार प्रधान, मतलब उसमें क्या हो, जो काव्य शास्त्री सिद्धांत है, काव्य शास्त्री जो सिद्धांत है उसकी प्रधानता हो।
लेकिन जो भी महाकाव्य लिखा जाएगा, महाकाव्य जब जीवन की विशद व्याख्या करता है तो विशद व्याख्या करने में इसका मतलब जो एक बात जो हमारे पास आती है कि किसी भी स्थिति में वहां जो है किसी भी गुण की न्यूनता या कमी जो है स्वीकार नहीं। आगे चले तो ये जो है भारतीय आचार्यों ने अपनी बात रखी, संस्कृत साहित्य के और हिंदी साहित्य के। जब हम जो है महाकाव्य के लिए कहाँ जाते हैं, पाश्चात्य आचार्यों के पास जाते हैं। बेटा आपको बताएं, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की मानी जाती है। कहाँ? यूनान में है कि नहीं? इस्लाम बाद में आया, क्रिश्चियनिटी उसके पहले आई। इनकी संस्कृति, इनका इतिहास जो भी है वो बहुत उसमें है। इन्होंने उस विषय के ऊपर जो है विचार ही नहीं किया। तो अधिकांश चिंतक जो आते हैं पाश्चात्य की जब चर्चा चलती तो वो कहाँ से? वो यूनान से, ठीक है। अधिकांश, इसका मतलब ऐसा नहीं बस यूनान से, यही मत पकड़ लीजिएगा, ठीक है। वो ईरान से भी है, अफगानिस्तान, जैसे भारत में कश्मीर से है, तो उस पर चर्चा चलेगी तो आगे आपको बताएंगे। तो पाश्चात्य चिंतकों के पास जाते हैं तो पाश्चात्य चिंतकों में प्लेटो होता है, प्लेटो का शिष्य अरस्तु है। तो यहाँ जो है पाश्चात्य चिंतकों में महाकाव्य के ऊपर चिंतन करने वाले अरस्तु जो है प्रथम, हिंदी में अगर संस्कृत में हिंदी में कहें तो पहले आचार्य है कि नहीं, और उनकी भाषा में कहे तो पहले चिंतक है। तो इन्होंने महाकाव्य के संदर्भ में जब विचार प्रस्तुत किए तो चूंकि जो अरस्तु के जो विचार हैं उसने अपने अधिकांश सिद्धांतों को अपने गुरु प्लेटो से लिया है, ठीक है। वो तो बेटा परंपरा चलती है। जैसे अभी भारतीय काव्य शास्त्र में मैंने बताया कि कैसे जो है संस्कृत से हिंदी में होता चला आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ जब इनके पास जाते हैं तो अरस्तु जो है विधिवत व्यवस्थित रूप से जो है महाकाव्य के संदर्भ में विचार किया। तो वो पहली बात को कहता है कि महाकाव्य क्या होना चाहिए, कहते अनुकरण होना चाहिए, और यह अनुकरण समाख्यानात्मक होना चाहिए, क्योंकि महाकाव्य में कथा प्रस्तुत की जाती है। अब दलवी का एक प्रश्न होना चाहिए हमारे सामने कि सर ये अनुकरण किस चीज का होना चाहिए, है कि नहीं? बोलो किसका अनुकरण होना चाहिए? देखिए, जैसा कि जब भी कोई घटना घटित हुई रही होगी, है कि नहीं, और उसने अपने महानता को, उसने अपने श्रेष्ठता को स्थापित कर दिया होगा, तो जब उसने अपने श्रेष्ठता को स्थापित कर दिया होगा तो जो महाकाव्यकार होगा सामग्री वहीं से लेगा, यही ना? इसका मतलब कि जो एक बार घटित हुआ है, अरस्तु हमसे यही कहता है कि उसका क्या होगा, उसी का अनुकरण करेंगे। और कहते हैं समाख्यानात्मक, आख्यान मतलब कथा, है कि नहीं? आख्यान मतलब कथा। हमारे यहाँ तो एक विधा उपन्यास के रूप में जो इसकी चर्चा मराठी में शायद होती है, नवल कथा गुजराती में कहते हैं, तो फिलहाल वहां थोड़ी। तो ये कहते हैं इसका अनुकरण कैसा होता है, पूरा जो आख्यान मतलब पूरा विवरण होना चाहिए, क्योंकि वो कहता है कि महाकाव्य में एक बात तो ये होती है कि कथा प्रस्तुत की जाती है, तो वो जो आख्यान है, वो जो कथा है, तो कैसा होना चाहिए, समाज को व्यवस्थित होना चाहिए। आगे चले। अब इसके बाद जो है वो कहता है कि महाकाव्य में 6 पद वाले परिछंद का प्रयोग होना चाहिए। रुक जाइए, क्योंकि हमारे यहाँ दोहा, चौपाई इत्यादि इत्यादि जो छंदों का प्रयोग किया जाता, आगे वो आएगा तो छंद शास्त्र में पढ़ाएंगे। इन्होंने कहा कि ऐसा 6 पंक्तियों का पद बनेगा, ठीक है, ठीक है। तो कहते हैं 6 पद वाले छंदों का प्रयोग होना चाहिए, और सबसे अधिक वो सत्य और गरिमा में होता है। तो इसके लिए जो है इसने कहा कि 6 पद का छंद जो है उपयुक्त है। आगे चले तो तीसरी बात जो अरस्तु हमसे कहता है, महाकाव्य की जो कथा है, महाकाव्य का जो आख्यान है, महाकाव्य का जो कथानक है, तो कहते हैं उसमें क्या होना चाहिए, संगठन होना चाहिए, अन्विति होनी चाहिए, जुड़ाव होना चाहिए, तारतम्य होना चाहिए, क्रम होना चाहिए।
है कि नहीं? क्योंकि अगर क्रम से नहीं होगा तो पूरी कथा कैसी हो जाएगी? विशृंखलित हो जाएगी, फैल जाएगी। और क्रम से कथा होगी तो समझ में आएगी, है कि नहीं? तो इसके लिए ये कहता है कि कथा वस्तु का क्या होना चाहिए? आदि, मध्य और अंत स्पष्ट हो। उसको ऐसा गलत नहीं कह रहा। व्यवहारिक रूप से सीधी सी बात है, कहानी कैसे शुरू हुई, आख्यान का कथानक का जो मध्य कहाँ है और कथानक का अंत कहाँ है? तो जो शुरुआत होगा, जो आख्यान का कथा वस्तु या कथानक का नायक होगा, उसके जन्म, उसके विकास की कथा होगी, है कि नहीं? और जब मध्य, ये तो आदि हो जाएगा। जैसे समझने के लिए आप देखिए तो रामचरितमानस का बालकांड, अयोध्या कांड, वो कर क्या रहा है? राम के विकास की पूरी कथा बताता चला जा रहा है। मध्य के पास जाइए तो सुंदरकांड, कहानी कहाँ पहुंच गई? कहानी अपने चरण पे पहुंच गई। मध्य में क्या हो गया है कि वहां सीता का हरण हो गया है, राम सीता को खोज रहे हैं और वो जाकर के जो बाली से मिले हैं। कहानी जो दो तरफ है, एक तरफ राम का, बाईं तरफ आप देखिए जब पहले अध्याय से सुंदरकांड तक आते आते तो राम का पूरा जीवन संघर्ष है, वन वन भटक रहे हैं। एक अगमृग है मधुकर प्रेमी, तुम देखिए सीता मृग ने। लेकिन वही राम जो है जब मध्य में सुंदरकांड में पहुंचते हैं, मतलब कहाँ पहुंचते हैं? पंपापुर के राजा के पास। बाली का वध करते हैं, सुग्रीव को राजगद्दी देते हैं और क्या होता है? तुरंत उनके पास सेना हो जाती है, सीता का पता चलता है और कहानी अब अंत की तरफ चलती है कि राम के जीवन का उत्कर्ष आया मध्य में। और क्या होता है कि अंत में राक्षस राज रावण का वध होता है, राम विजयी होते हैं, है कि नहीं? तो इन्होंने कहा कि कहानी में क्या होना चाहिए? आदि, मध्य और अंत जो है स्पष्ट हो और एक दूसरे से बंधा हुआ, ठीक है? चौथे पे आ गए तो कहते हैं कि अब क्योंकि महाकाव्य का आकार दीर्घ है, विस्तृत है, तो विस्तार होने की वजह से ऐसा न हो कि वो आपस में गड्ढमंड हो जाए, है कि नहीं? क्योंकि जितना विस्तार होगा उतना ही ढीला होने का या उसका उतना ही अव्यवस्थित होने के चांसेस, मौके रहेंगे। तो यहाँ इसके लिए ये कहते हैं कि जो मुख्य कथा होगी, मुख्य कथा के साथ जो है, मुख्य कथा को आगे बढ़ाने के लिए अवान्तर कथा, मतलब सहायक कथाएं भी होनी चाहिए, है कि नहीं? तो सहायक कथा जो होनी चाहिए वो किसके लिए होनी चाहिए? मात्र इसके लिए होनी चाहिए कि वो मुख्य कथा को या मुख्य चरित्र को आगे बढ़ाता है। यही ना रामचरितमानस में या वाल्मीकि रामायण में दिखाया गया है राम के उत्कर्ष की कथा, लेकिन काकभुजुंडी को कथा सुनाया जा रहा है, शिव जी पार्वती को सुना रहा है कि नहीं? फिर इसके बाद उनके जन्म की कथा आ रही है। फिर आप देख लीजिए जब सीता जब लौट के आते हैं तो वाल्मीकि रामायण में आता है कि वहाँ उनके यहाँ का धोबी जो है, मतलब कि वो कथा आरोप लगा देते हैं अपने घर के झगड़े में। तो ये सारी चीजें क्या है? अब वहाँ बाली की अब वध हो, अब वहाँ सुग्रीव की राजगद्दी हो, वहाँ सीता का हरण हो या निषाद राज से मिलना हो, ये छोटी छोटी कथाएं। तो यही बात कहते हैं कि अवान्तर कथाओं का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन ये अवान्तर कथाएं जो क्या वही मुख्य कथा न बन जाए, मुख्य कथा को वो आगे बढ़ाने में सहायक होती हैं। और एक महत्वपूर्ण भूमिका जो अवान्तर कथाओं की होती है वो क्या होती है कि वो कहानी को पूरा एक रस नहीं होने देती। राम का ही पूरा किस्सा सुनाते हैं तो शायद पाठक क्या हो जाता, उब जाता। लेकिन जब हम पढ़ते हैं छोटी छोटी ऐसी कहानियां होती हैं राम के चरित्र को वो आगे बढ़ा रहे हैं, तो क्या होता है उसका जो निरंतर्य है, उसकी जो निरंतरता है वो भी बनी है। और इसके साथ जो वो क्या कर रहा है, इसके साथ ही हमें ये छोटी छोटी अवान्तर कथाएं उसको तो आगे बढ़ा रही हैं, लेकिन हमें जो कुछ उदात्त आदर्श जो है उदाहरण भी सीखने के लिए वो देते आगे बढ़ रही है। आगे चले कैसे? अब उदात्त कथानक की चर्चा तो चली, तो महाकाव्य का जो कथानक है वो कथा वस्तु है, वो लिया कहाँ से जाए, एक बड़ा जो है प्रश्न है।
और अरस्तु ने जो है हमसे यही कैसा होना चाहिए, अनुकरणात्मक समाख्यानात्मक, है कि नहीं। तो अनुकरण कहाँ से होगा, तो कहते हैं इसके लिए जो है जब हम महाकाव्य के कथानक के पास जाए तो कथानक कहाँ से ले, कहते कथानक को हमें इतिहास से ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। इतिहास का जो प्रसिद्ध चरित्र हो उसको लेकर के हम महाकाव्य लिख सकते हैं एक साथ। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा है कि वो इतिहास नहीं होना चाहिए, वो इतिहास नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतिहास होगा तब तो फिर जो महाकाव्य की श्रेणी में आएगा ही नहीं। तो यहाँ ये कहते हैं ऐसी स्थिति में वहां से हम कथानक को ग्रहण करेंगे। इसके बाद जो है उसमें अनेक व्यक्ति, जो अनेक घटनाएं हैं, हम उसका उल्लेख करेंगे, मुख्य कथा को आगे ले जाएंगे। लेकिन यहाँ जो है जो हमारे महाकाव्य का नायक है उसके जीवन की जो घटनाएं हैं, तो उसके जीवन की जो मुख्य घटना व्यक्तिगत उत्कर्ष, यही जो व्यक्तिगत उत्कर्ष होगा वो क्या होगा, नायक का उत्कर्ष होगा। बढ़ा रहे हैं एक चरित्र को, लेकिन बढ़ कौन रहा है, नायक बढ़ रहा है, हीरो बढ़ रहा है जिसको आप कहते हो। कहते हैं ऐसी स्थिति में वो जो है क्या करे, सामग्री इतिहास से लिया, लेकिन जो हमारे मन को, जो हमारी बुद्धि को, जो हमारी संवेदना को क्या करे, पुष्ट करे, प्रबुद्ध करे, हम उससे सीखें। तो कहते हैं इस तरीके से महाकाव्य में क्या होता है, अगर कथानक इतिहास से लिया गया तो ऐतिहासिकता होगी, मतलब प्रमाणित है, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही क्या होगा कि प्रमाणित इतिहास को लेकर के अब महाकाव्यकार के पास जो है कल्पना के लिए विशेष अवसर होगा। काव्य के तत्व मैंने आपको पढ़ाए हैं ना, भाव तत्व, बोलिए, पहले तत्व, बुद्धि तत्व हम आ गए बीच में, भाव तत्व, बुद्धि तत्व, कल्पना तत्व, शैली तत्व, यही कि नहीं। तो यहाँ इन्होंने कहा कि ऐसा है कि कल्पना के लिए खूब अवसर मिलता है, तो कल्पना का पुट होना चाहिए। और महाकाव्य में क्योंकि कथा विस्तृत है, तो विस्तृत कथा में क्या होगा, अनेक वस्तुओं, अवान्तर कथाएं जो आई हैं ये उसको उससे जोड़ करके आप देख सकते हैं। कहते हैं कि अनेक वस्तुओं का, अनेक परिस्थितियों का, अनेक भावों का क्या विशेष वर्णन जो उसमें विद्यमान रहता है। तो इससे क्या होता है, इससे महाकाव्य की स्वाभाविकता या विश्वसनीयता बनी रहती है कि नहीं। क्योंकि अगर कोई कहे या किसी नायक के लिए कहा जाए कि नहीं एकाएक वो आकाश से टपका और इसके बाद आदर्श बन गया, तो नहीं, जीवन के कठोर धरातल पर संघर्ष करना पड़ता है कि नहीं। तो नायक के व्यक्तिगत जीवन के उत्कर्ष को बताने के लिए उसके जीवन के संघर्ष को सामने रखना पड़ेगा, तो हम सीखेंगे कि नहीं ओ ग्रेड जो है दलवी ऐसे नहीं आ जाएगा, टीवाई का कि मार्कशीट सर्टिफिकेट जो आपके हाथ में ऐसे नहीं आ जाएगी, बहुत सी समस्याएं जो झेलनी होगी। तो आपने जो क्या किया, ओ ग्रेड लिया, कॉलेज में टॉप कर दिया, यूनिवर्सिटी में टॉप कर दिया, वो जीवन संघर्ष क्या करेगा, दूसरे को सिखाएगा, ये तो छोटी बात हो गई। तो वहां तो हमारा जो महानायक है ना, हमने इतिहास से उच्च कथा को ग्रहण किया हुआ है, तो यही वो कह रहा है कि अनेक वस्तुओं, परिस्थितियों, भावों का जो विस्तृत वर्णन जो उसमें विद्यमान होना चाहिए, और ऐसे वर्णन में स्वाभाविकता सदा बनी रहनी चाहिए, कल्पना न हो, ऐसा लगे कि जो बात कही जा रही है वो कैसी है, स्वाभाविक है। क्योंकि अगर यथार्थ की प्रतीति नहीं होगी, यथार्थ अनुभव ही नहीं होगा, तो हमारे लिए क्या होगा, वो स्वीकार के योग्य नहीं होगा, स्वीकार्य नहीं होगा, यही ना, वो स्वीकार्य नहीं होगा। आगे चलिए, कहते कि महाकाव्य में जीवन के विविध चित्र होते हैं। ऊपर जो कथानक के लिए अवान्तर कथाओं से, तो उस चित्र को आप समझ सकते हैं। और कहते कि जीवन की संपूर्ण रोचक झांकी होती है, किसके जीवन के, नायक के, जो कि अपनी पूरी की पूरी जाति चेतना को आगे लेकर के बढ़ रहा है। आगे चले, फिर आगे कहते हैं कि महाकाव्य कैसा लिखा जाना चाहिए, तो कहते हैं सरस शैली में। यहाँ जो है
इन्होंने एक बात और रख दी, या जटिल शैली में। तो इस बात को जान लीजिएगा, सरसता होगी तो रुचिकर होगा, तो पढ़ा जाएगा। जटिलता होगी तो क्या होगा? रुचिकर हो सकता है, लेकिन उसे समझने के लिए हमें मेहनत करनी पड़े। देखिए, जैसे आज की तारीख में पहले 500 सालों से रामचरितमानस जो है बड़े आराम से खूब पढ़ा जा रहा है। किसी से पूछिए कि रामायण किसने लिखा, तो फटाक से आप कहेंगे तुलसीदास ने। और जबकि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखा है, तुलसीदास ने तो रामचरितमानस लिखा, यही है। लेकिन चूंकि इसकी जो सरसता है वो हमें क्या करती, बार बार पारायण करने के लिए वो अपनी तरफ आकर्षित करती है। और आज आप देख लीजिए तो एक राम कथा के माध्यम से लाखों लोगों की रोजी रोटी चल रही है। ये महाकाव्य होता है। राम का आदर्श स्वरूप जो है हमारे सामने, ऐसा नहीं है कि नहीं रहता, लेकिन जितनी सहजता के साथ जो है, चाहे पढ़ा लिखा व्यक्ति हो चाहे अनपढ़ व्यक्ति, हर व्यक्ति क्या है उस चीज को समझ सकता है। और कहते हैं कि महाकाव्य जहाँ कार्य की गति रुक जाए, विचार या चरित्र अभिव्यंजना न हो, वहां भाषा अलग से सुनी थी। जहां जब वर्णन करने के दौरान महाकाव्यकार को ऐसा लगता हो कि नहीं अब क्या करें, तो क्या करें, तुरंत काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों को लेकर के छंद और अलंकार का खेला शुरू कर दे, है कि नहीं। और जो चरित्र है उस चरित्र की अभिव्यंजना करना पड़े, उसकी प्रशंसा करना शुरू कर दे। ठीक है, तो ये तरीके से और हम आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं कि अब यहाँ क्या होना चाहिए, तो महाकाव्य के जो पात्र हैं वो कैसे होने चाहिए, उच्च होने चाहिए। ठीक है, और फिर कहते हैं कि महाकाव्य का लक्ष्य या उद्देश्य क्या होता है, श्रोता का मनोरंजन है, इसका कारण कलात्मक अनुभूति है। रुकिएगा, मनोरंजन की बात केवल पाश्चात्य में आती है, क्योंकि वो काव्य को कला की दृष्टि से देखते हैं। अभी कला का पूरा पाठ आपको पढ़ाया गया है कि नहीं। तो मनोरंजन तो होना चाहिए, लेकिन मनोरंजन के साथ जो है एक आदर्श उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए। तभी जो महाकाव्य का हम क्या करेंगे, तभी हम महाकाव्य का अनुकरण करेंगे। तो भारतीय आचार्यों के मतांतर के बाद एक बात निश्चित की गई कि महाकाव्य सर्गबद्ध होना चाहिए, सर्ग बहुत छोटे नहीं होने चाहिए और बहुत बड़े नहीं होने चाहिए। एक बात हो गई, ठीक है, मध्यम आकार। दूसरी बात होती, महाकाव्य में जो सर्ग होते हैं उनकी संख्या कम से कम 8 होनी चाहिए, और इनकी संख्या जो है 30 से अधिक नहीं होनी चाहिए। काव्यशास्त्र में भामह का श्लोक है, आधा लाइन है, अष्ट सर्गा अस्त न्यून त्रिश सर्गाष्ट नाधिकम। अष्ट सर्गाष्ट मतलब 8 सर्ग हो, अस्त हो, अष्ट सर्गाष्ट 8 सर्ग हो, न्यून कम से कम, त्रिश सर्गाष्ट नाधिकम, न अधिक हो, ज्यादा न हो। त्रिश मतलब 30 सर्गों से ज्यादा सर्ग न हो। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बताया, रामचरितमानस में 7 ही सर्ग हैं। आज का जो महाकाव्य है उसमें केवल 7 सर्ग है, ठीक है। और कहते हैं कि जब एक सर्ग की कथा समाप्त हो, तो सर्ग की कथा समाप्त होने के साथ जब महाकाव्यकार जो दूसरे सर्ग में प्रवेश करता है, तो प्रवेश जब महाकाव्यकार जो दूसरे सर्ग में प्रवेश करता है, तो प्रवेश करने के साथ ही वो करे क्या कि दूसरे सर्ग में जिसकी कथा कहनी हो उसकी तरफ वो संकेत कर दे, भावी कथा की सूचना होनी चाहिए। और सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन हो जाना चाहिए। आगे बात आती है, इस तरीके से ये कह लीजिए कि एक सर्ग में कई छंदों का प्रयोग हो सकता है, और या एक ही छंद में हो तो सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन करते महाकाव्य का, वो केवल जो सरसता के लिए है। ठीक है, अगली बात चले तो महाकाव्य में एक नायक होता है, तो नायक ऐसा हो, यह जो चौथा पॉइंट या चौथा मुद्दा आता है कि महाकाव्य का आखिर नायक कैसा हो।
और नायक में वो कौन सी विशेषताएं हैं कि अगर वो विशेषताएं मिले तो हम कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है महाकाव्य का नायक बन सकता है। ठीक है, तो इसके लिए जब संस्कृत साहित्य में, भारतीय काव्य शास्त्र में ये कहा गया कि नायक कैसा हो, वीर हो, है कि नहीं, बहादुर हो। एक शर्त रखी गई, क्योंकि जो बहादुर होगा वही विजयी होगा। और दूसरी बात रखी गई कि नायक जो उच्च कुल में पैदा हो या क्षत्रिय हो, इसका मतलब नायक राजा हो या राजकुमार हो, यही ना। और इसके अलावा कहते हैं कि नायक कैसा, धीरोदात्त हो, तो धीर मतलब धीर हो, धैर्यशाली हो, राम की तरह, है कि नहीं, कृष्ण की तरह। उदात्त, उच्च गुणों से संपन्न, मतलब उच्च गुणों से संपन्न क्षत्रिय कुल या राजा के यहाँ पैदा हुआ वीर साहसी व्यक्ति ही महाकाव्य का नायक हो सकता है। ठीक है, अगली बात आती है कि जो हमारे मन के स्थायी भाव हैं उसी से हमारे 9 रस पैदा होते हैं। तो महाकाव्य में 9 रस का समावेश हो सकता है, लेकिन इस बात को आप जान लीजिएगा, जैसे हास्य रस आ गया तो वहां जब हल्कापन आ जाएगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि जीवन में 9 रसों की आवश्यकता है, तो महाकाव्य में भी है। लेकिन यहाँ जो भारतीय काव्य शास्त्र रसों के संदर्भ में कहता है कि महाकाव्य में श्रृंगार हो, वीर रस हो और शांत रस हो। और इसके अलावा कहता है कि एक रस जो है अंगी होना चाहिए, मतलब मुख्य होना चाहिए, और बाकी जो है रस कैसे हो, वो उसके सहयोगी की भूमिका में है। इसका मतलब है कि महाकाव्य जब लिखा जा रहा है तो अगर श्रृंगार को लेकर के लिखा जा रहा है तो और रस जो आएंगे, सहयोगी आएंगे, श्रृंगार का भाव प्रदान होगा, है कि नहीं। लेकिन अगर महाकाव्य जो है किसी की वीरता को लेकर के लिखा जा रहा है, जैसे पृथ्वीराज रासो, है कि नहीं, तो चंद्रवरदाई जब लिख रहा है तो वहां आप देख लीजिए तो पृथ्वीराज की वीरता का बखान कर रहा है। ऐसी स्थिति में चंद्रवरदाई जो क्या करेगा, अन्य रस आएंगे, लेकिन उसका रस जो मुख्य कौन सा होगा, वीर रस होगा। आगे चले, कि श्रृंगार रस, वीर रस और शांत रस में से कोई एक रस मुख्य हो और अन्य रस उसके सहयोगी के रूप में आए। आगे चले तो बात और आगे बढ़ते हैं। छठा मुद्दा, छठा पॉइंट आता है कि आखिर महाकाव्य अगर बृहद आकार का है तो इसकी कथा वस्तु कहां से ली जाए, है कि नहीं। तो नायक के संदर्भ में जब कह दिया गया कि वो इतिहास प्रसिद्ध हो और इन गुणों से संपन्न हो, तो ऐसी स्थिति में स्वतः स्पष्ट है कि महाकाव्य की जो कथा वस्तु होगी, महाकाव्य का जो कथानक होगा, वो कैसा होगा, ऐतिहासिक हो, है कि नहीं। या तो लोक में प्रसिद्ध जो है ऐसा कोई नायक हो जो लोगों के द्वारा जाना जाता और जिसकी बहुत चर्चा होती हो, है कि नहीं, तो उसको महाकाव्य का विषय जो है बनाया जा सकता है कि नहीं। और महाकाव्य के लिए क्या कि अगर लोक में प्रसिद्ध है तो कहते सज्जनाश्रित होनी चाहिए, क्योंकि साहित्य का काम ही है कि हमारे गुणों को क्या करे, ऊर्ध्वगामी करे, उच्च करे। स्पष्ट है। इतिहास से ले सकते हैं, इतिहास की प्रसिद्ध घटना, या लोक में बहुत चर्चित जो कोई महानायक है तो उसको लेकर के महाकाव्य लिख सकते हैं। अगली बात आती है कि हमारे यहाँ जो चतुष्वर्ग का, हमारे मतलब सनातन धर्म में चतुष्वर्ग का बड़ा महत्व है कि नहीं। हमने जीवन को 4 चरण में बांट के रखा है। ठीक वैसे ही जो हमारे पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो यहाँ ये कहते हैं कि महाकाव्य में चारों फल की प्राप्ति होनी चाहिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की, या चारों की प्राप्ति न हो तो किसी न किसी एक की प्राप्ति होनी चाहिए, है कि नहीं। स्पष्ट है। लेकिन यहाँ आपसे कहा गया कि चतुष्फल में चारों की प्राप्ति हो, और चारों की प्राप्ति अगर नहीं होती है तो किसी न किसी एक विशेष फल की प्राप्ति होनी चाहिए। ठीक है। अगला पॉइंट आता है कि अब जो कथा वस्तु हमने इतिहास से ली या जो कथा वस्तु हमने जो लोक में प्रसिद्ध लिया, तो उसके लिए कहते हैं कि उस कहानी का संगठन होना चाहिए, मतलब एक मुख्य कथा होगी और मुख्य कथा को बढ़ाने के लिए सहयोगी कथाएं जुड़ती हुई चली जाएंगे।
तो इस तरीके से उनका जो संगठन है वो व्यवस्थित होना चाहिए, क्रम से होना चाहिए। और एक बात कहे कि जैसे नाटक में संधियां होते हैं, अंक होते हैं, दृश्य होते हैं, ठीक यही स्थिति जो है संधियों का नियोजन जो है, संधियों का आयोजन जो है कहाँ होना चाहिए, शुरू से लेके अंत तक। स्पष्ट है? इसका मतलब है कि जब महाकाव्य पढ़ा जाए या महाकाव्य सुना जाए तो हमारे सामने जो है फिल्म के रील की तरह पूरा दृश्य चलने लगे, ये महाकाव्य होगा। ठीक है। फिर इसके बाद कहते हैं कि महाकाव्य का जो करता है, महाकाव्य जो लिखने वाला व्यक्ति है, महाकाव्य जब शुरू करे तो सबसे पहले क्या करे, मंगलाचरण। क्योंकि हमारे यहाँ जो है वंदना का बड़ा महत्व है कि नहीं? कहते मंगलाचरण हो। और महाकाव्य लिखने के साथ ही दूसरा क्रम होना चाहिए कि वो जो है करे क्या, कि जो दुष्ट लोग हैं उनकी तो निंदा करे, लेकिन जो सज्जन जन है उनकी प्रशंसा करे, उनको नमस्कार करे, है कि नहीं? क्योंकि देखिए हमारे यहाँ हमारे संस्कार कहते हैं कि कुछ भी करते हैं तो क्या करते हैं, बड़ों को प्रणाम करके आशीर्वाद लेते हैं। तो कहते हैं कि सबको नमस्कार करना चाहिए ग्रंथ के आरंभ में, और उसके पहले जब उसकी शुरुआत जो मंगलाचरण से करना चाहिए। और इसके बाद कहते हैं कि जहां आवश्यक हो, ध्यान देखिए, जहां आवश्यक हो वहां सज्जन व्यक्ति की तो प्रशंसा करनी चाहिए। और जहां महाकाव्य में कथा वस्तु की मांग हो तो जो खल व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति है, सट व्यक्ति है, प्रतिनायक है, खलनायक है, उसकी क्या करनी चाहिए, निंदा करनी चाहिए। क्योंकि कितना भी वो वीर बहादुर होगा, जैसे रावण जैसा त्रिकालदर्शी परम ज्ञानी, 4 वेद 6 7 18 पुराण का ज्ञाता, सारे देवता जो रावण के दरबार में लोग कहते कि उसने कैद करके रखा था, है कि नहीं? इतना शिव का परम भक्त अपनी मस्तक चढ़ा देता है। लेकिन देखिए तुलसीदास ने या वाल्मीकि रामायण में रावण की क्या की गई है, निंदा की गई है। क्योंकि इतना सब होते हुए भी उसके अंदर क्या है, तो उसके अंदर अहम है, खलता है, मानवता के विनाश की बात है। तो वो गुण कैसे है, पतनशील है। तो उसकी निंदा करनी चाहिए कि कोई जो है उसे अपना आदर्श न बनाने लगे। आज आप जल्दी जल्दी क्या होता, आज कहीं कि आप रावण नाम नहीं सुनेंगे, मेघनाथ या कुंभकर्ण नाम सुनते हैं, सुपर्णखा कहीं मिली आपको? नहीं, दुर्योधन जल्दी नहीं मिलेगा, है कि नहीं? मेरे जीवन काल में एक दुर्योधन मिले थे, उनका नाम दुर्योधन सिंह था। मालूम नहीं कैसे उनके पिता ने रख दिया था, जबकि दुर्योधन का नाम असली क्या था, सुयोधन था। सुयोधन मतलब जो अच्छा काम करता है, दुर्योधन मतलब जो बुरा काम करता हो, जो दुराचारी हो, जो भ्रष्ट हो। तो यहां तक क्या हुआ कि जहां आवश्यक हो सज्जन की प्रशंसा होनी चाहिए और खल की निंदा होनी चाहिए। फिर 10वां पॉइंट आता है कि महाकाव्य में चूंकि इसका आकार कैसा महत है, बृहत है, बड़ा है, तो क्या कहते हैं, कहते हैं कि आवश्यकता अनुसार प्रकृति का वर्णन हो, सूर्योदय का वर्णन हो, संध्या काल का वर्णन हो, मध्यकाल का वर्णन हो, चंद्रोदय का वर्णन हो। मतलब जीवन के, हमारे जीवन में चलने वाले जो विभिन्न प्रसंग हैं, विभिन्न घटनाएं हैं, उन घटनाओं के अनुसार जो है जैसा आवश्यक हो, महाकाव्यकार को क्या करना चाहिए, उन प्रसंगों को ले आकर के रमणीय तरीके से, सुंदर तरीके से, आकर्षक तरीके से, भव्य तरीके से हमें आकर्षित करे, रखे, जिससे कि उसकी रोचकता बनी रहे, है कि नहीं? अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो कहते हैं अब महाकाव्य का नाम कैसा होना चाहिए, तो महाकाव्य के नाम के लिए उन्होंने कहा कि ऐसा है कि नामकरण के लिए जो है एक काम कर सकते हैं कि या तो जो महाकाव्य का नायक है उसके नाम पर नाम रख सकते हैं, जैसे पृथ्वीराज रासो, रामचरितमानस, है कि नहीं? तो नायक के नाम पे नाम रख सकते हैं। या जो कहानी हमने ली है कथा वस्तु, महाभारत, है कि नहीं? कथा के आधार पर देखिए वो आ गया,
और नाम के आधार पर आपके सामने जो दो उदाहरण हमने दे दिए, तो इस तरीके से उसका जो नामकरण होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, तो नायक के नाम पर हो, कथा वस्तु के नाम पर हो, या तो जो महाकाव्य लिख रहा है वो क्या करे, अपने नाम से दे सकता है। स्पष्ट है। तो इस तरीके से जो है इस बात को आप जान लीजिएगा कि भारतीय काव्य शास्त्र जो महाकाव्य की विशेषताओं को, महाकाव्य के तत्वों पर प्रकाश डालता है कि महाकाव्य एक बृहद प्रबंध रचना है जिसमें जीवन का सांगोपांग मतलब विस्तृत वर्णन, सांगोपांग मतलब शुरू से लेके अंत तक यही ना वर्णन होता है। ये आपका महाकाव्य का पाठ है। ठीक है। इस संदर्भ में थोड़ा सा आपकी परीक्षा के लिए तो कितना ही रहेगा, लेकिन हम थोड़ा सा पाश्चात्य पर भी तत्वों के विषय में चर्चा कर लें। बातें हुई तो पाश्चात्य चिंतक महाकाव्य के विषय में जब बातें करते हैं तो हमारे यहाँ 6 तत्व स्वीकार किए गए थे, याद आ रहा है। तो यहाँ इन्होंने 4 तत्व माने और इन चारों तत्वों का पाश्चात्य चिंतकों के भारतीय तत्वों में भारतीय चिंतकों के महाकाव्य के तत्वों में समाहार हो जाता है। या मुनि ऐसे कह सकते हैं इस बात को कि पाश्चात्य के चारों तत्वों में भारतीय आचार्यों द्वारा निर्धारित 6 तत्वों का समाहार हो जाता है। ठीक है। तो पाश्चात्य विद्वानों ने महाकाव्य के 4 तत्व स्वीकार किए। क्या किए, कहते हैं कि उसका जो वस्तु विधान है, कथानक, वस्तु मतलब कथा वस्तु, कथानक तो कहते हैं उसका जो वस्तु विधान है वो कहाँ से होना चाहिए, तो कहते हैं इतिहास से होना चाहिए। इतिहास प्रसिद्ध की बात हमारे यहाँ भी की गई, सनातन ने भी, भारतीय काव्य शास्त्रों ने भी। तो कहते हैं कि वो कथा वस्तु ऐतिहासिक होनी चाहिए और रोचकता को बनाए रखने के लिए कल्पना का भी प्रयोग किया जा सकता है या कल्पना का प्रयोग होना चाहिए। और महाकाव्य की कथा वस्तु इतनी व्यापक होनी चाहिए कि जिसमें जीवन के सभी अंगों का वर्णन हो सके और महाकाव्य जो है विस्मयकारी तत्वों से युक्त और सुसंगठित होना चाहिए। अभी जो भारतीय तत्वों की चर्चा चल रही थी तो यही बात कही जा रही थी। फिर दूसरी बात आती है महाकाव्य का जो नायक या महाकाव्य का चरित्र नायक कैसा हो। तो इन संदर्भ में विचार करते समय वो कहते हैं कि महाकाव्य का जो नायक है वो उदात्त तो होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए, है कि नहीं। जैसे माला है तो माला में सुमेर बड़ा वाला जो दाना होता है और इसके बाद 108 मनिया होते हैं। तो कहता है और महाकाव्य के जो चरित्र हैं वो अन्य चरित्र भी कैसे होने चाहिए, वो भी महान होने चाहिए। जो सर्वश्रेष्ठ होगा वो नायक हो जाएगा और सर्वश्रेष्ठ के आसपास श्रेष्ठ लोग नहीं रहेंगे तो ये बताइए श्रेष्ठ व्यक्ति के चरित्र का विकास होगा नहीं। तो यहाँ यही कहते हैं कि सभी चरित्रों का जो चित्रण करना चाहिए महाकाव्यकार को कैसे करना चाहिए, बड़ी ही शिद्दत से, बड़ी गंभीरता के साथ उस पर विचार करना चाहिए और इस तरीके से वो अपने चरित्र नायक का या महाकाव्य के पात्रों का निर्धारण करें। ठीक है। फिर पाश्चात्य काव्य शास्त्र जो है महाकाव्य की भाषा शैली पर बात करता है। तो कहते हैं कि देखिए जन सामान्य की जो भाषा है वो कहती है आम बोलचाल की भाषा है कि नहीं। दैनिक जीवन में रोजमर्रा के कार्यों में जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं उस भाषा का प्रयोग महाकाव्य में नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके लिए इन्होंने कहा कि वो भाषा कैसी हो, अलंकृत हो, छंद युक्त हो, गरिमामयी हो और सरल होनी चाहिए। कई शर्त जोड़ दे, पहली अंतिम शर्त सरल होनी चाहिए, गरिमामय हो, छंद और अलंकार से युक्त हो, क्योंकि आम आदमी की बोलचाल की भाषा से विशेष होना जो है आवश्यक होता है। और यहाँ जब पाश्चात्य चिंतक कहते हैं कि केवल बड़े आकार के कारण कोई महाकाव्य जो है महाकाव्य नहीं कहला सकता। महाकाव्य कहलाने के लिए जो है महाकाव्य की शैली जो है महाकाव्यात्मक होनी चाहिए। अगर महाकाव्यात्मक शैली है, महाकाव्यात्मक मतलब काव्य शास्त्र के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए, यही महाकाव्यात्मक होगा ना। रस, छंद, अलंकार, कथावस्तु, चरित्र, देश काल, वातावरण जो तत्व बताए गए, स्पष्ट है। फिर आगे चलते हैं
ये कहते हैं कि महाकाव्य का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है? पाश्चात्य चिंतक जो इस पर विचार करते हुए वो हमसे कहते हैं कि महाकाव्य का जो उद्देश्य है वो जीवन का व्यापक चित्रण करने में समर्थ हो। मतलब महाकाव्य अगर अपने कथानायक के संपूर्ण जीवन को हमारे सामने रखेगा, उसका जो संघर्ष है, उसका जो सुख है, उसका जो दुख है, उसके जो क्रियाकलाप है, तभी तो उसको हम समझ पाएंगे। तो कहते हैं कि ऐसी स्थिति में यहाँ जो है इसका जो उद्देश्य है कि वो ये है कि समाज का और जीवन का संपूर्ण चित्रण नायक के साथ आ जाए। ठीक है, ये बात और आगे बढ़ाते हैं। महाकाव्य जो क्या करे तो ये सद्गुणों को, नैतिकता को, सद आचरण को, जो हमारे धार्मिक संस्कार हैं, जो हमारे पारिवारिक संस्कार हैं, उसको क्या करना चाहिए? उसको आश्रय देने वाला होना चाहिए, मतलब उसको आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए। इसका मतलब कि महाकाव्य का काम जो है हमें संस्कारित भी करना है कि नहीं? तो कहते हैं ऐसी स्थिति में यहाँ जो है समन्वित रूप से, समान रूप से, या ये कह लीजिए कि स्पष्ट तरीके से या प्रतीकात्मक तरीके से जो उपकथाएं आती हैं उसके माध्यम से जो महाकाव्यकार क्या करे कि वो हमें जो समाज का चित्रण करते हुए हमारे चरित्र को उच्च बनाने में सहयोग करे। ये आपका महाकाव्य हो गया भारतीयों के दृष्टिकोण से, भारतीय काव्य शास्त्रियों के दृष्टिकोण से, पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों के। अब दोनों की दृष्टि में अंतर क्या है? भारतीय महाकाव्य और पाश्चात्य महाकाव्य में अंतर क्या है? तो कहते हैं पहला अंतर तो ये है कि भारतीय काव्य शास्त्र जब महाकाव्य पर जब विचार करता है तो वो कहता है श्रृंगार रस, वीर रस और शांत रस में से कोई एक रस अंगी होना चाहिए, प्रमुख होना चाहिए, उसको महत्व देते हैं। लेकिन पाश्चात्य महाकाव्य कहता है कि महाकाव्य में केवल वीर रस होना चाहिए, मतलब वीर रस के अलावा जो है अन्य वो 8 रसों को किनारे कर देता है। ठीक है, पाश्चात्य जो है क्या कहता है? वीर रस होना चाहिए। और भारतीय काव्य शास्त्र कहता है श्रृंगार भी चलेगा, वीर भी चलेगा और शांत रस भी चलेगा। ठीक है, फिर दूसरी बात आती है अंतर की, तो पाश्चात्य महाकाव्य में जातीय भावना के विकास के ऊपर ज्यादा बल देते हैं, है कि नहीं? जिसको कहते हैं जातीय चेतना, ठीक है, सामुदायिक चेतना। तो ये कहते हैं कि यहाँ जो है ये जातीय भावना के विकास के ऊपर जो इनका विशेष आग्रह होता है। लेकिन भारतीय महाकाव्य में इस तरीके का कोई संकेत नहीं मिलता, है कि नहीं? कारण जैसा मैंने समझा कि हमारी प्रवृत्ति जो हमेशा कैसी रही है? समन्वय की रही है। जाति चेतना में आप देख लीजिए इजराइल है, वो केवल अपने धर्म को छोड़ करके अपनी आंख के आगे दाएं बाएं नहीं देखता इस्लाम। लेकिन हमारे यहाँ क्या करते हैं? विभिन्न संस्कृतियां, सारी संस्कृतियों का हमने क्या किया? समन्वय किया। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि इसके लिए स्पष्ट संकेत इसके लिए ना आया हो, फिलहाल जो भी हो, ये कहते हैं कि यहाँ जो है भारतीय काव्य शास्त्र में कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलता। और पाश्चात्य महाकाव्य में जहां तक छंद विधान की बात है तो वहां वो कहते हैं आद्यांत, मतलब शुरू से लेके अंत तक, पहले सर्ग से लेके अंतिम सर्ग तक, यही नहीं। और भारतीय काव्य शास्त्र में क्या कहा जाता है? हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो सर्ग है जिस छंद से शुरू हुआ, सर्ग के अंत में वो छंद बदल जाए। ध्यान दीजिए, सर्ग जो है जिससे शुरू हुआ, सर्ग के अंत में वो छंद बदल जाए और आगे आने वाला जो सर्ग है उसकी कथा का संकेत मिल जाए। ध्यान दीजिए, यहाँ ऐसे उंगली की तरफ पकड़ लीजिए, इसका मतलब है छंद बदलेगा तो अगला सर्ग जो है उसी छंद में लिखा जाएगा, अगले कथा का संकेत होगा। इसका मतलब कि यहाँ ये कथा जो है, जो समन्वय कथा वस्तु संगठन की बात आ रही थी कि वो जाकर के उससे जुड़ जाएगी। बात समझ में आई? तो यहाँ भारतीय काव्य शास्त्र ये कहता है कि हमारे यहाँ जो सर्ग के अंत में छंद बदल जाता है और हर सर्ग का अपना एक छंद होता है। लेकिन पाश्चात्य काव्य शास्त्र में इस तरीके का कोई बंधन नहीं है। इस तरीके से हम
महाकाव्य के तत्वों का निर्धारण कर सकते हैं कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद, देश काल वातावरण, रस एवं भाव, उद्देश्य, भाषा शैली इत्यादि। इन तत्वों में प्राचीन या अर्वाचीन तक अत्यंत प्राचीन, ठीक है, काव्य शास्त्रीय तत्वों का समाहार हो जाता है। निश्चय ही उदात्तता, विराटता, गौरवमयी महाकाव्य के महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि महाकाव्य का उद्देश्य या सनातन संस्कृति का उद्देश्य या साहित्य का उद्देश्य जो है सत्य, शिव और सुंदरम की जो धारा है इसको अजस्र प्रवाहित करना है। सत्य की तलाश, शिवत्व की तलाश, शिवत्व कल्याणकारी है कि नहीं, सत्य की तलाश, शिवत्व की तलाश, और सत्य और शिवत्व की तलाश के साथ जो है ये दुनिया कैसी हो